Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, good evening all of you. So अगर बात करें अपन प्रीवियस टॉपिक की तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे हमने बहुत सारा अच्छा जो मैंने बताया हुआ था कि फाउंडेशन में जो चीजें अपन डील करेंगे वो हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया हुआ था टॉपिक में। देखें तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे वो एक फॉर्मूले रिलेटेड पार्ट था। क्या था फॉर्मूला रिलेटेड पार्ट? कि हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ऑर्स्टेड के अकॉर्डिंग हमें सिंपल सी बात पता चली थी क्या कि अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए कैसी रहती है? सर्कुलर। और यूज कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल, ठीक है ना। राइट हैंड का। अब अगर वायर कैसी है, वायर सर्कुलर है, उसमें करंट जो है वो सर्कुलर फॉर्मेट में जा रही है, तो सेंटर पर उसके स्ट्रेट रहेगी फील्ड, ठीक है। ये अपन मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर स्ट्रेट रहेगी और यहाँ पर ऐसे आपको रिंग्स दिखेंगी। रीजन क्यों है यहाँ पर ऐसे रिंग क्यों दिखेगी और यहाँ पर इतनी बड़ी रिंग टाइप बनने का ट्राई होगा ऐसे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। रीजन मीन क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो कि एक रिंग जो बनानी है, रिंग भी तो डेफिनेटली एक वायर से मिलके बनी है ना। एक स्ट्रेट वायर है, आप इस वायर को क्या कर दो, फोल्ड कर दो, तो इस वायर के राउंड ऐसे सर्किल में होगी ना मैग्नेटिक फील्ड्स, तो मतलब रिंग के राउंड भी सर्किल में रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स। फर्क ये है कि अगर आप और बड़े बड़े ऐसे सर्कल्स देखते जाओगे तो सर्किल बड़े होते जाएंगे। इसका मतलब इस रिंग के लिए भी यहाँ पर सर्किल्स ही बन रहे हैं, बट वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो जब सर्किल बड़े होते मतलब जा रहे हैं, हम जो दिख रहे हैं उसमें नहीं आ रहे। एग्जैक्टली जो हम देख रहे हैं उसमें नहीं आ पाएंगे वो, बट डेफिनेटली वहां पर सर्कल्स देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में भी थी, आई गेस सबको क्लियर है ना। इन दोनों की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल से। उसके बाद अगर बात करें, अच्छा जस्ट मिनट, उसके बाद अगर बात करें तो हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, किस चीज के लिए? एक मूविंग चार्ज के लिए। क्लियर या नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला सबको समझ आ गया था? या ओके। इसके बाद हमने बताया था कि इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कब ये चीज जीरो हो सकती है, ये भी माइंड में रखने हैं सारे, ठीक है ना। Yes. ओके। इसके बाद क्या बताया था कि जो K होता है एक कांस्टेंट होता है जो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड होता है, उसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? म्यू अपॉन 10 पावर -7 है, उसे लिखते हैं म्यू अपॉन 4 पाई। मैंने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में आपको इंस्टेड ऑफ के क्या देखने को मिलेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना। हाँ। ओके। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था क्या, ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या फॉर्मूला होता है। तो ड्यू टू स्ट्रेट वायर हमने लर्न किया हुआ था, क्या फॉर्मूला आता है हमारा? क्या है बाय sin थीटा 1 क्या है बाय sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। मुझे लगता है sin थीटा 1 sin थीटा 2 लिखना सभी को समझ आ गया है। स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर आप वो पॉइंट वायर में ही लेते हो तो क्या आंसर आता है? 0। और अगर आप एक इनफाइनाइट वायर के बारे में बात करते हैं तो उसके दोनों एंगल क्या बनेंगे? 90। और फॉर्मूला क्या आता है? म्यू नॉट I by 2 2 क्या है बाय आर। बट मैंने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला ज्यादा फेमस नहीं है, इसके जगह पर कई बार बुक्स में कौन सा फॉर्मूला देखने को मिलता है? के को लिख दिए म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। तो के को लिखा म्यू नॉट बाई 4, कैंसिल आउट हुआ एक 2, आंसर बचा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अच्छा ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है
ऐसा नीचे देख के लगता है कि ये सर्किल का फॉर्मूला है, बट ये सर्किल का नहीं है। किसका? ये स्ट्रेट वायर, Infinite wire. इनफाइनाइट वायर का। फिर हमने यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर भी देखा था, उसका के आई बाय आर आया था, मतलब म्यू नॉट आई बार आर। तो आज क्या करेंगे अपन, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्विंग देखेंगे कि इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, और फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके Yes. अच्छा, उससे पहले एक और चीज यार, एक और चीज। हाँ देखें, ये लिस्ट दिख रहा है आप लोगों को? Mm-hmm. ठीक है, ये लिस्ट में आपको एक नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक स्टूडेंट हाँ। आईडी दिख रहा है सभी को। हाँ, आप लोग ये स्टूडेंट आईडी एक बार अपना लिख के रख लो। नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी लेक्चर अटेंड करो, कोई भी लेक्चर ज्वाइन करो, आपको अपना नेम रीनेम करके रखना है। आपको अपना स्टूडेंट आईडी पहले यूज करना है नेम के पहले। सो सपोज हर्ष इज देयर, सो हर्ष का नेम ऐसा रहेगा 88 हर्ष। ओके, लाइकवाइज आर्यन है सपोज, तो आर्यन को लिखना है 427 स्पेस आर्यन। ओके, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, डैश यूज कर सकते हैं, कुछ भी, बट आपको अपने नेम के पहले ये नंबर यूज करना पड़ेगा। ये नंबर अटेंडेंस पर्पस के लिए है, अटेंडेंस मॉनिटर करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और सारे लोग अभी ये लर्न करें। देखिए यहाँ से 490 तक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने ये? हाँ सर। ठीक है, सब लोग जल्दी से अभी रीनेम कर लें, अभी रीनेम कर लें सारे लोग। हर्ष ने कर लिया, बाकी लोग भी रीनेम करें। मैं नीचे भी दिखाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स और हैं। अपने नेम को रीनेम कर लें और ये स्टूडेंट आईडी का जो नंबर है वो पहले लिख लें। ओके, ठीक है, ठीक है, सारे लोग जल्दी से कर लें। ओके, अच्छा, कोई है जिसका नेम यहाँ पर नहीं है? ये फुल लिस्ट जो मैंने शो की, इसमें नेम नहीं है किसी का, वो बता सकता है यार? धीर, क्रिश, आप लोग भी रीनेम कर लें। सर हाँ क्रिश, सर मैं बाहर गया था, क्या मतलब क्या करना है? आपको रीनेम करना है अपना नेम। ये ओके स्टूडेंट आईडी पहले यूज करनी है। ओके, हाँ हाँ 612 क्रिश। हाँ, स्पेस एक डैश मिनट। कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ये आईडी यूज करना है। ये लिख के रख लेना है, अब से कोई भी क्लास आप अटेंड करोगे ये आईडी यूज करोगे। ओके, ओके ओके यस सर। सारे लोग जल्दी से अभी रीनेम कर लें। श्रावणी, धीर, आप लोग भी रीनेम कर लें जल्दी से। श्रावणी, अभी कौन रिमेनिंग है? अदिति। Sir, my name is not here. I think it's up. ओके ओके, आप एक बार देखें, ऊपर के लिस्ट Sir, में my देख लें एक name बार is से। also not there in the list. जस्ट मिनट, who's asking? Madhura Patil. ओके ओके, जस्ट मिनट, I'll check. अदिति आपका नेम है ना? ओके, और किसी का नेम अगर नहीं है एक बार बता दें, I'll check. हाँ, ओके मधुरा, आपका नेम आई गेस अभी है नहीं,
आप एक बार ऑफिस में कॉल करके ले लेंगे, ओके? ओके। ठीक है। उसके बाद अभी कौन रिमेनिंग है? शायली, आपने देखा नहीं अभी अपना नेम? हाँ सर। आप लेट ज्वाइन हुए क्या? हाँ सर, मैं अभी ज्वाइन हुई। ओके ओके, आपको अपना नेम रीनेम करना है। आपको आगे से सारे लेक्चर्स के लिए, किसी भी लेक्चर्स के लिए आपको अपना स्टूडेंट आईडी जो है वो पहले लिखना है नेम में, ओके? हाँ सर। ओके। सो कौन कौन अभी लेट ज्वाइन हुआ है? वेदांत? हाँ सर, समझ में आया। चेंज करता हूँ अभी। ओके ओके, ठीक है, वेदांत चेंज कर लो आप। जिनका ये लिस्ट में नेम नहीं है वो एक बार ऑफिस में कॉल करके अपना स्टूडेंट आईडी पूछ लेंगे, ओके? ओके, बताएं बाकी सारे लोग हो गए? जिनका रिमेनिंग है वो एक बार ऑफिस में हाँ, से क्लियर कर लेंगे, ओके? हाँ, चलिए फिर अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यार पहली बात ये कि सब लोग यार टाइम पे ज्वाइन किया करो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपन ओवरव्यू देखते हैं हम लोग यूजुअली, तो आप लोग ट्राई करें कि टाइम पे सारे लोग ज्वाइन हुआ करें, ठीक है? सो हमने अभी क्या देखा, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे हम। मैं फिर से फाइनल करता हूँ। हमारा फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्मूला है? KI/R sin थीटा 1 प्लस Sin theta 2. दूसरा यूज होता है इनफाइनाइट वायर के लिए, वो क्या होता है? 2 क्या है वह? 2KI/R। जो ज्यादा यूज होता है वो होता है म्यू नॉट I बाई। I by 2 upon pi. 2 pi r. ओके, सेमी इनफाइनाइट के लिए KI by R. KI/R। इट Mu मींस naught I Mu by naught I upon 4 pi r. अब यार डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसी होती है इनफाइनाइट वायर की? सपोज ये इनफाइनाइट वायर और मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, into the plane. इनटू द प्लेन, क्लियर ना? बिकॉज एट द एंड ये बनाएगी तो सर्किल ही ना, तो हाँ। थंब अपवर्ड अपन सर्किल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगी? इनटू द प्लेन आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी देख लेना है, ठीक है? तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। चले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है आपको। फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, एक वायर है जो कि इस तरफ कैसी है? इनफाइनाइट, और इस तरफ कैसी है? इनफाइनाइट। मतलब एक इनफाइनाइट वायर को बेंट कर दिया हुआ है, और अपन इस पॉइंट पर पूछ रहे हैं कितनी दूर है ये वाला पॉइंट यहाँ से? D. D डिस्टेंस पर है, ओके? और इस पॉइंट का इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45. तो अभी आपको बताना है कि इस पॉइंट P पर फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो पहले याद रखना है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए इस बार? 2 एलिमेंट्स। ओके, और कौन कौन से वो 2 एलिमेंट्स? ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर और एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर। तो जल्दी से दोनों का फाइंड करके अभी देखेंगे क्या दोनों के वजह से डायरेक्शन सेम आएगी? डेफिनेटली। फर्स्ट वाली वायर की वजह से क्या डायरेक्शन आएगी यहाँ P पर? Into. इनटू द प्लेन। और सेकेंड वायर पर करंट ऐसे कंटिन्यूअसली जा रही होगी सिमिलरली, तो इसके वजह से भी आंसर क्या आएगा यहाँ पर? Into इनटू the द प्लेन। तो बिकॉज दोनों के जैसे डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। जल्दी से दोनों का मतलब लिखें फॉर्मूला और उन्हें ऐड करके फाइनल आंसर निकालें। ट्राई करें। आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप लोग सॉल्व करें। मैं 2 मिनट्स बाद इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके? ट्राई कर लें आप लोग तब तक। सर हाँ,
Sir, I have joined late, so can you explain first 10 minutes what you taught? No, Vishwadeep, we are right now solving the questions. So it is related to the previous lecture, okay? So just wait, Okay, after sir. this question you can continue, हाँ? Okay, sir. अच्छा, एक चीज और, क्या सेमी इनफाइनाइट वायर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में नोट्स में आप लोगों ने देखा नहीं, आई गेस आप लोगों ने नोट्स मिस किया। नोट्स में मैंने बनाया हुआ था, याद है कि Yes, सेमी sir. इनफाइनाइट वायर में आंसर जो KI/R आता है वो कहाँ पर आता है? हाँ जब इधर Perpendicular. हॉरिजॉन्टल में। हाँ हाँ अगर मैंने किसी डिफरेंट लोकेशन पर पूछा तो फिर Sin θ1 theta को 1 और पूरा theta लिखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो लाइक दैट यू नीड टू सॉल्व। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखे कि नेम सुन लिया सेमी इनफाइनाइट है और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं। ये सेमी इनफाइनाइट का जो पॉइंट है वो एंगल बना रहा है θ1, तो प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा B1 एंड B2। ट्राई इट। सर सर्च के फॉर्म में आता है। हाँ, के फॉर्म में भी किया काफी है। सर्च के फॉर्म में आएगा ना? किसके फॉर्म में? सर्च सेट्स के फॉर्म में। रूट, हाँ उसके फॉर्म में रहेगा। हाँ हाँ √2 दिखेगा ही वहां पर। हाँ आप लोगों ने ट्राई किया या मैं हेल्प करूं इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट? ट्राई किया। सर मतलब ओके, चले ट्राई किया, डेफिनेटली ट्राई किया आप लोगों ने। पहले मैं निकाल के रख लेता हूं कि एक वायर जो कि स्ट्रेट है, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट है, बट मुझे ये वाले पॉइंट पर नहीं चाहिए। तो क्या θ1 0 है क्या? नहीं, मुझे एक ऐसे पॉइंट पर चाहिए d डिस्टेंस में जिसपे टॉप पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? 45. 45। तो इसका मतलब θ1 क्या 0 है क्या? नहीं, 45। θ2 कितना है? इनफाइनाइट के लिए एंगल कितना यूज करते हैं? 0. ना ना ना, इनफाइनाइट है ना, यहाँ तक 90 90 यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बी का फॉर्मूला यूज करूंगा तो आएगा KI/R sin 45 मतलब 1/√2 √2 प्लस Yes, sir. sin 90 मतलब 1, ये आएगा। तो ये हो गया एक सिंगल इनफाइनाइट का, मतलब इस वाले वायर का। सेम आंसर ये वाले वायर का भी आएगा क्योंकि इसका भी 45 है और दूसरा एंड इनफाइनाइट। तो इसका मतलब टोटल आंसर क्या आ जाएगा इस आंसर का? डबल 2 टाइम्स। समझा या नहीं? तो यार फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको यूज करना भी आप लोगों को आना चाहिए, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, एक बात ये रहती है कि कई बार स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर थोड़ा डायरेक्शन का नहीं समझ में आया, फॉर्मूला समझ आया कि नहीं यार? फॉर्मूला तो लर्न हाँ. करना पड़ेगा, KI/R sin θ1 प्लस θ2, आपको sin थीटा लिखना आना पड़ेगा। डायरेक्शन की बात एक बार और कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फिगर में जब आपको डायरेक्शन देखना है तो आप ऐसा सर्किल बना के नहीं समझ सकते हो, वहां के लिए मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूं। क्या? पाम रूल।
ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, तो इसलिए मैं इसे लिखाऊंगा नहीं आपको अभी, बट आप समझने का ट्राई करेंगे कि पाम रूल से कैसे चीजें इजी हो जाएंगी। आपको क्या करना है, हमेशा राइट हैंड का पाम यूज करना है। क्या? राइट हैंड। राइट हैंड। तो ये राइट हैंड का पाम हुआ अपना। अभी क्या करना है, इसमें थंब की तरफ हमेशा करंट रखते हैं। किसमें? थंब की तरफ करंट। फिंगर्स रखते हैं जिस पॉइंट की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है। तो इस पाम का जो परपेंडिकुलर सेक्शन होता है ना, वो बताता है आपको कि किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब देखना, सपोज ये वायर है मेरा, ये वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मुझे चाहिए बताओ यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी या डायरेक्शन क्या होगी। तो अब आप सर्किल के बारे में सोच सकते हैं कि ऊपर जा रही है करंट, सर्किल बनेगा ऐसा, तो यहाँ पर कैसी फील आएगी? एग्जैक्ट लेफ्ट। आपको ये फील हुआ, समझ आया कि नहीं? इस वायर के जो फ्रंट वाला पॉइंट है उसे कैसी फील आएगी? इस तरफ। हाँ। अच्छा, जरा इस वाले पॉइंट को देखते हैं, यहाँ वाले को क्या फील आने वाला है। तो सर्किल बनाओ आप ऐसा, तो यहाँ वाले को कैसा फील आएगा? ऐसा आपके ऐसा, साइड में। आगे की तरफ। क्लियर ना? इसी चीज को पाम रूल से देखना। करंट की तरफ रखा था, फिंगर्स को किधर रखना है? जो पॉइंट पे फाइंड करना है, इधर फाइंड करना है तो फिंगर्स इधर। अब देखो परपेंडिकुलर किधर है? इधर ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, इधर आंसर आएगा। यहाँ पर चाहिए थंब इधर, फिंगर्स इधर। परपेंडिकुलर किधर पॉइंट कर रहा है पाम का? आगे। आपके हाँ, तरफ। क्लियर? अब इस चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ कि मैंने राइट हैंड बनाया यहाँ पर। तो राइट हैंड पाम अगर मैं यूज करूंगा तो राइट हैंड पाम के अकॉर्डिंग थंब इधर होगा, या ड्राइंग मेरा उतना। हाँ सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या पाम रूल? हाँ, फिर से करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देखो, ये मैंने राइट हैंड का पाम बनाया हुआ है। पाम रूल क्या है कि थंब की तरफ क्या रखना है? हमेशा करंट। करंट। ठीक है, थंब की तरफ रखना है करंट। फिंगर्स रखनी है जिधर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर? यस। फिंगर्स किधर रखनी है? जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट की तरफ। और आपको परपेंडिकुलर टू द पाम क्या आंसर देगा? मैग्नेटिक फील्ड का। परपेंडिकुलर टू पाम किसका आंसर देगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड का पाम रख के चेक करो नोटबुक में। सपोज ये मैंने ये वायर बनाई है, तो ये मेरा हुआ थंब इसकी डायरेक्शन में, फिंगर्स जिस पॉइंट तरफ फाइंड करना है, तो पाम किधर होगा? इनटू द प्लेन होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर? इनटू द प्लेन। अभी करंट यहाँ पर इस वायर पे चेक करनी है। सर ये मैक्सवेल से राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, मैक्सवेल से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से तो निकाल ही सकते हैं ना। ऑर्स्टेड ने जो राइट हैंड थंब रूल दिया उससे तो निकाल ही सकते हैं, वो कोई इश्यूज नहीं है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ एक नया पाम रूल। आगे आपको बेनिफिट्स इसके समझ में आएंगे, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में पाम रूल से डायरेक्टली आपको समझाऊंगा कि इजी पड़ेगा। ठीक है? तो Yes. अभी क्या है, अगर फिंगर क्या है? डाउनवर्ड है ऐसा, थंब, और पॉइंट मैंने इस तरफ किए हुए फिंगर्स अपने, तो मतलब कि थंब इधर की तरफ है, थंब इस तरफ रखा हुआ है, ओके, और फिंगर्स इस तरफ पॉइंट किए हुए हैं। ठीक, तो इसका मतलब पाम आपका इनटू द प्लेन ही बता रहा होगा। अभी ऐसे चेक करके देख सकते हो आप ऐसे स्क्रीन में। सो पाम क्या बता रहा है अभी भी? इनटू द प्लेन। इसलिए इन दोनों के वजह से डायरेक्शन क्या आ रही है? इनटू द प्लेन। ये एक मेथड था। पाम रूल क्या है? एक मेथड है जो मैंने समझाया। अब पॉइंट ये, क्या इस क्वेश्चन के लिए पाम रूल इतना ज्यादा यूजफुल है क्या? नहीं, नहीं। मतलब इधर तो नहीं है। नहीं है। इधर तो कॉमन सेंस से काम बन जाएगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि करंट कर्वेचर ले रही है? ऐसा क्या नहीं लग रहा है? हो रहा है ना। हाँ। तो सीधे देखो ना, अगर करंट ऐसे एंटी ये क्लॉकवाइज है तो थंब कहाँ गया? इनटू द प्लेन। इनटू मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी यहाँ पर? इनटू इनटू द प्लेन। हाँ, तो जब भी कभी ऐसा लगे कि करंट ऐसे घूमने वाली है,
और इनसाइड कभी भी पूछे, कहाँ इनसाइड, तो आप तुरंत क्या लगा दो, सर्किल वाला रिलेशन, वो जो राइट हैंड रूल बताया था ना हाँ कि अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, थंब में, याद है कि नहीं? हाँ अब मैं बताऊंगा कि कहां पर ज्यादा यूजफुल होगा। कभी भी करंट ऐसे लगे कि कर्व बना रही है, टर्न हो रही है, तो आप तुरंत थंब रूल से निकाल लिया करो, इजी पड़ेगा, ठीक है ना? तो बताओ पहले ये क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूला? पाम रूल को भी रहने देते हैं, पाम रूल जहां पर ज्यादा यूजफुल है वहां पर मैं आपको अच्छे से लिखा दूंगा, ओके? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है, B1 और B2 दोनों की वजह से डायरेक्शन कहाँ है? इनटू द प्लेन, और दोनों की वजह से वैल्यू सेम आने वाली है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, 2 टाइम्स, ठीक है ना? हाँ तो ये हमारा अपना आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट I बाय 2 पाई d के टर्म्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक स्क्वायर लूप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक स्क्वायर। सर 1 मिनट वो प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना। हाँ बताएं, प्रीवियस क्वेश्चन में। नहीं सर, वो लास्ट पॉइंट नोट करना है। ओके ओके, चलेगा, नोट करने की जरूरत नहीं है लास्ट पॉइंट। आंसर क्वेश्चन सॉल्विंग में आप रखें, आंसर अगर मैच नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना है, नोट्स में एक बार दूंगा ना, उस टाइम पे आप नोट्स एक बार चेक करना होता है, क्रॉस चेक करना है कि क्या सर। चीजें आपको गड़बड़ लगी। सर हमने बी नेट का सेकंड स्टेटमेंट में निकाला है ना, तो फिर थर्ड स्टेटमेंट में हमने उसका आर का डी कैसे किया? मतलब हमने वो पोजीशन डी लिखी है ना, डिस्टेंस, तो आर की वैल्यू हमने डी लिख दी ना। हाँ हाँ, मुझे आर लगा क्या कि होती है ये? रेडियस का ऐसा डायमीटर वगैरह। नहीं 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 नहीं, ये आर क्या होती है? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाँ हाँ डिस्टेंस हाँ, होती है ना। तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है? डी। डी, ठीक है ना? हाँ हाँ, नहीं मुझे ओके, लगा कि आपने 2 का इधर से नहीं बस। नहीं वो नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्वायर के लिए फाइंड करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। क्या फाइंड करनी है? बी सेंटर ऑफ स्क्वायर, क्लियर? यस तो इसका मतलब बताओ कितनी कॉम्बिनेशन ऑफ वायर यूज हुआ यहाँ पर? 4 4 4। नंबर 2, डायरेक्शन क्या है करंट की? मान लेते हैं लेफ्ट की तरफ है वायर में, तो बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द आउट सेंटर? ऑफ द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, तो बाहर पहली जाएगा। चीज नंबर 1 क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन डायरेक्शन। क्या आएगी डायरेक्शन? आउट ऑफ आउट द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, बहुत ही बढ़िया यार, राइट हैंड रूल से निकाल लिया तुरंत, आउट ऑफ द प्लेन आ गई। नंबर 2, इसमें 4 वायर्स हैं, क्या सारी वायर्स का सेम होगा या नहीं बताओ? सारी वायर्स का सेम होगा या क्या नहीं? होगा डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो सबका सेम आएगा, हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड भी वैल्यू भी सेम ही आएगा सबका ना, सेम आएगा ना, क्योंकि लेंथ सारी भी वायर सेम ही आएगा। सेम आएगा। तो क्या मुझे ऑल 4 वायर फाइंड करने की जरूरत है या मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूं? बी इज नहीं, इक्वल टू, मतलब एक का निकालेंगे और 4 इंटू कर देंगे। सही है। अब एक का किसका निकाल लूं? बताओ किसका निकालूं? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का? आपको क्या लग रहा है किसका इजी दिख रहा है? 4 का फील करना किसका इजी है? किसका? किसी का भी नहीं, 1 का नहीं। यूजुअली मैं जब क्वेश्चन समझाता हूँ तो मैं वायर लेफ्ट में रखता हूँ और पॉइंट राइट में रखता हूँ, तो ओके, किसका सबसे मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए? थर्ड का। थर्ड वाले का, 3 का। तो चलो 3 के लिए बना लेते हैं। हमें क्या चाहिए सबसे पहले फॉर्मूले में? फॉर्मूला क्या है पहले बताओ? के I by R बाय आर साइन थीटा Sin 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 थीटा थीटा 1 1 1 plus sin theta 2 चलो अब देखना, बताओ थीटा 1 कितना होगा इस पॉइंट के लिए? 45। 45 45, वेरी गुड। सो स्क्वायर में हमें पता है कि ये एंगल कितना बनता है? 45। सो थीटा 1 भी 45 एंड थीटा 2 भी 45। 45 45। तो साइन 45 साइन 45, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? और 1/√2 1/√2 एंड 1/√2 1/√2 1/√2। 1/√2 तो ये 2 √2 टाइम्स ऑफ 1/√2 आ जाएगा ना। हाँ, हाँ
2 upon root 2. मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 1 by root 2। तो एक 2 by रूट 2 root 2. कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? Root 2. रूट 2, क्योंकि 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना। हाँ, और एक हाँ रूट 2 आ गया। अभी आंसर क्या बचा? 4 k i बाय L by 2. इंटू रूट 2। अभी r लिखना है। अब r को ध्यान दो यार, r कितना है? L. L का. अरे नहीं है भाई, कहा परपेंडिकुलर मतलब L डिस्टेंस by 2 आएगा ना, क्योंकि l by 2 आएगा। हाँ। आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 8 k 8 रूट 2, 2 ऊपर चला गया, k i बाई L. l। और k की वैल्यू अगर लिख दूं तो म्यू नॉट i बाई 4 पाई आएगा ना। हाँ 4 pi 4 L। पाई में 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 रूट 2. हाँ, तो बताइए समझ आया या नहीं यार, कैसे अपन समझ में आया। कॉम्प्लेक्स सिस्टम की भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ अच्छा, पॉइंट ये है कि इसकी जरूरत कब पड़ेगी। तो आपको याद हो, आपने सिस्टम ऐसे सुने होंगे, आपने कॉइल वगैरह देखा होगा, ऐसा जनरेटर में आपने सुना हो, अगर स्कूल में अभी पढ़ाया गया हो आपको, जनरेटर में ऐसी एक कॉइल होती है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं। तो उसमें एक और चीज होती है जो आपको नहीं बताई जाती, क्या कि जब किसी भी कॉइल में ऐसा करंट आती है तो उसकी सेल्फ की भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? सेल्फ Induction. इंडक्शन। Induction. तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होता है, हम इसे सीखेंगे कि ये क्या चीज होता है। तो इसका यूज अपन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम सीखेंगे कि जो हमने स्टडी किया है उसे कैसे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, मतलब डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में। पक्का समझ आया ना यहाँ तक? हाँ अच्छा, तो रेक्टेंगल का भी आप लोग कर सकते हो ना, अगर मैंने एक रेक्टेंगल दे दिया होता, इनका लेंथ बदल जाता, फिर भी 45 हाँ, 45. 2L plus 2B जो आएगा वो देख लेंगे। वो ठीक है, मतलब 2 करके करना पड़ेगा, एक इसका फाइंड करना पड़ेगा, एक इसका। बट एक प्रॉब्लम है, D बदलता रहेगा। हाँ, सेंटर पे एंगल भी बदलता रहता है, 45 नहीं होता 45 रेक्टेंगल। नहीं होता सर रेक्टेंगल। हाँ, इसलिए आपको एंगल देगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पिक नहीं किया हुआ है। हाँ, तो बताइए अगर दोनों एंगल क्वेश्चन दिया समझ तो आ गए? मतलब काम बन गया एंगल ना। देगा तो बन जाएगा काम। सर अगर अभी रेक्टेंगल में एंगल नहीं दिया तो मतलब नहीं कर सकते ना, नहीं आएगा ना। रेक्टेंगल में नहीं कर सकते, फिर हाँ। एंगल नहीं दिया तो नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सो पहला हमने क्या डिस्कस किया था? एक चार्ज, दूसरा क्या डिस्कस किया? स्ट्रेट वायर, थर्ड इनफाइनाइट। नहीं, वो तो वायर के ही टाइप थे ना, वो वायर के ही टाइप थे। अभी क्या डिस्कस करेंगे? सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क समझते हैं यार, चले सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का मतलब ये होता है कि जब एक वायर को क्या करें अपन, बेंट करा दें थोड़ा, मतलब एक सर्कुलर सेक्शन में, तो आप बेंट करा के पूरा सर्किल भी बना सकते हो। बट मान लो शायद वायर छोटी है थोड़ी सी, तो आप पूरा सर्किल नहीं बना पाए, आपने एक आर्क लिया। का आर्क बना दिया, तो ये हो जाएगा क्या? सर्कुलर आर्क। तो हमेशा अगर आर्क है तो आपको एक चीज जरूर देगा, क्या कि ये आर्क कितना लेंथ में बड़ा है, मतलब इसका क्या देगा आपको? थीटा। Theta. सेंट्रल एंगल। थीटा, सेंटर वाला। तो काम बन जाएगा, इजी हो जाएगा। अभी कैसे इजी हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या होगा? फील्ड एट सेंटर पर फॉर्मूला आता है के आई बाई आर इंटू थीटा। और याद हो, जब भी थीटा अकेले लिखा होता है विदाउट एनी साइन ऑपरेटर या कॉस ऑपरेटर, इसको हमेशा किस में रखते हैं? डिग्री में रेडियन में। नहीं, कैसे रखते हैं? Radian. रेडियन में। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ आया? क्या रहेगा आर्क के लिए फॉर्मूला? के आई बाई आर अपॉन आर इंटू थीटा। थीटा। क्लियर ना? के आई बाई आर इंटू थीटा। और याद रखना थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन। कॉमन सेंस याद रख सकते हैं कि पाई रेडियन मतलब कितना होता है? 180। 180. 180 डिग्री। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है, देयर इज अ हाफ रिंग, there is a half ring of radius r. Okay, find the magnetic field at its center. तो नंबर 1 पहले क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन। बताओ डायरेक्शन कहाँ आएगी?
एज पर दिस क्वेश्चन आउट होगी। इनसाइड होगी, इनटू In, द इनसाइड देखो इन क्लियर, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। और फॉर्मूला क्या होगा, कि आई K बाय आर I by R इंटू थीटा इनटू कितना, पाई, 2 पाई। अरे नहीं पाई पाई इनटू पाई। अच्छा इंटू पाई ओके ओके, इंटू पाई। क्लियर हुआ या नहीं सभी को। हाँ हाँ सर, तो और ये के definitely की वैल्यू का थीटा K और की वैल्यू सॉरी रखेंगे, के नहीं के वैल्यू का डेफिनेटली पाई और ये पाई कैंसिल होंगे। एग्जैक्टली, इसलिए K की वैल्यू का पाई यहाँ पर रखते हैं। तो इसलिए ये फेमस होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, ये फेमस होता है। तो थीटा का पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए, म्यू नॉट आई बाय 4r। सेमी सर्कल के लिए आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर। सबको समझा, एक सेमी सर्कल का फॉर्मूला सबको समझ आया। यस ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे थीटा का मल्टीप्लाई करना है पाई के फॉर्मेट में। नेक्स्ट और हाँ सर, और जब क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में वगैरह, तो फिर मतलब हमें म्यू का वैल्यू वगैरह दिया रहेगा या फिर ऑप्शन नहीं में नहीं ऐसे ही नहीं नहीं देगा? नहीं नहीं, बहुत कम वैल्यूज होंगी जो आपको म्यू की वैल्यू वगैरह यूज करनी होगी, इसी तरीके से ऑप्शन दिखेगा, हाँ, मतलब वेरिएबल के फॉर्मेट में ही मार्क करना है। वेरिएबल के फॉर्मेट में ही होगा। कंप्लीट रिंग के लिए बात करते हैं, कंप्लीट रिंग के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई। हाँ, मतलब 2r हो 2 पाई। जाएगा, सिर्फ डिवाइड होगा 2 का। 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा ये। और यही मैं आपको याद कराना चाह रहा था कि एक इनफाइनाइट वायर के लिए आंसर क्या आता है, pi, म्यू नॉट आई बाई 2 pi 2 r, पाई आर। 2 पाई और जबकि एक रिंग के लिए आंसर क्या आता है, रिंग के सेंटर पर mu naught by 2 r. बाय 2r। 2R। ये हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर्किल है तो पाई होगा यहाँ पर, समझा ना। हाँ इनफाइनाइट वायर का ये है, और सर्किल में पाई नहीं होता क्योंकि नहीं पाई होता। कैंसिल हो गया है। हाँ। बताया यार, क्लियर है या नहीं यहाँ तक। हाँ ठीक है, चले तो इस पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आया, हमें कहाँ पर फील्ड फाइंड करनी है, E, पी पॉइंट पर। यहाँ पर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, फिर एक आर्क है, कितना आर्क एंगल बना रहा है यहाँ पर 270। 270, और एक फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है। चले फाइंड करें, ट्राई करें आप लोग। सर के की टर्म्स में बताना है। के टर्म्स में नहीं, म्यू नॉट आई के टर्म्स में बताओ आप लोग, ओके ओके म्यू नॉट आई बाय आर के टर्म्स में आंसर कर लें। सर, और इसमें एंगल्स मतलब? अब आपको कॉमन सेंस लगाना है भाई, समझना है, क्वेश्चन है। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है। ठीक है यार, ये क्वेश्चन तो काफी इजी रहेगा यार, एक ही काफी मिनट इजी सर। रहेगा, हाँ हाँ, ये सी इजी है। सॉल्व ही नहीं करना भाई इसमें ज्यादा कुछ। जिनको प्रीवियस लेक्चर याद होगा उनके लिए ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। हाँ बताओ आदित्य, बताओ अच्छा क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। सर, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब सॉल्व हो गया है कि आप हमें प्रोसीजर सिर्फ बताओ अच्छा। मतलब वो आर्क का फाइंड करना है। ये दो जो सेमी इनफाइनाइट है वो तो 0 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो साइन थीटा 0। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी, क्या समझाया था कि एक वायर में अगर कभी भी जो पॉइंट है वो वायर की डायरेक्शन में ही ले लिया आपने, तो आंसर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर 0. जीरो। जब पॉइंट कहीं इधर उधर होगा तब आप एंगल थीटा 1 थीटा 2 देखोगे ना, उसी में पॉइंट एंगल हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली स्ट्रेट वायर का सॉल्व ही नहीं करना, वायर नंबर 1 के वजह से ये पॉइंट कहाँ पर है,
उसी लाइन में उस ना, लाइन में हाँ 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 तो वायर 1 का क्या आ जाएगा 0, वायर 3 के लिए 0 0 0, बहुत ही बढ़िया, वायर 3 का 0, मतलब सिर्फ किसका सॉल्व करना है 2 का वो वायर सर्कल 2 का, और वायर 2 तो आर्क बना रहा है ना यार, क्या हाँ आंसर है ये के सर आई आ बाई, गया आंसर 3 म्यू नॉट आई अपॉन इट। ओके, तो ये के आई बाई आर, और एंगल कितना है 270, तो मुझे पता है कि कैसे कर सकते हैं, पाई मतलब होता है क्या 3/2 180 डिग्री, और पाई बाय 2 मतलब क्या होता है, 90 90 और 90 मुझे पता है कि ये 90 90 का 3 टाइम्स है, मतलब 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 2, म्यू नॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और ये कितना है 3 पाई बाय 2, सो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 3/8 आ जाएगा। समझा या और नहीं म्यू आप नॉट लोगों है। को, हाँ समझा। पक्का? तो ये हाँ क्वेश्चन की अच्छी बात थी कि कैंसिल आउट हो रहा था, और ऐसे हम्म। ही होगा एग्जाम में, टेस्ट में इसी टाइप पे क्वेश्चन आएंगे, शीट में सर भी अपन सॉल्विंग करेंगे। हाँ सर अगर ऐसी लाइन मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो तीनों वायर सॉल्व करने पड़ेंगे ना, और ऐड तीनों करने पड़ेंगे, बता देता हूँ। सपोज देखें, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, ये वाला क्लियर है ना सभी को, हाँ चलो एक क्वेश्चन ये कर हाँ। लेते हैं। बीच वाला ये आर्क है और बाकी 2 वायर्स है, अब फाइंड करना है इस पॉइंट पर, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, क्या 1 और 2 की वजह से 0 होगा क्या आंसर, नहीं नहीं अब कुछ तो एंगल बनाएगा। अच्छा अब बताओ तीनों की वजह से डायरेक्शन किधर होगी, into P the पर डायरेक्शन, into इनटू द प्लेन। ऐसे करंट जा रही है Into इनटू द the प्लेन, plane. V की डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन। अब लिखेंगे क्या फॉर्मूले, 1 और 3 की वजह से आंसर क्या आएगा, सेम। सेम मतलब 2 इंटू जो कुछ भी उनका वैल्यू है। अच्छा एक चीज और, P वाले पर जब देखोगे तो θ1 क्या होगा, 90 ए θ1, ये ऐसा 90 नहीं क्वेश्चन है, आएगा। ये Sorry. क्वेश्चन है ना, क्या आएगा θ1 0 0, और θ2 Zero. इनफाइनाइट 90, ये वो वाला क्वेश्चन है जो सेमी इनफाइनाइट समझाया था, हाँ तो आंसर क्या मतलब आता है के आई बाई, हाँ वो नहीं आएगा साइन थीटा। के आई बाई आर, समझा ना। हाँ ऐसी एक हाँ। वायर ये, एक वायर ये, तो टोटल कितना हुआ 2 के आई बाय आर प्लस, okay प्लस ये आर्क कितना डिग्री बना रहा है 90 लग रहा है। 90 लग रहा है, लग क्या रहा है ही, सो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2, समझा ना। हाँ इस तरीके से सॉल्व अब कर के देंगे, को फिर से म्यू ये को ने म्यू नॉट आई बाय 4 पाई लिखेंगे, तो ये आएगा क्या 2 पाई आर, और ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ये आएगा। हाँ तो मतलब ऐसा ही दिखेगा आपको ऑप्शंस में, हाँ समझा। हाँ तो जरूरी नहीं कि हर बार अरे वायर दे दिया 0 मार दिया, नहीं, समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बताओ यार कर्ड वायर क्लियर है या नहीं, आर्क, हाँ 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 समझ में आया। चले आर्क के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सोलेनॉइड ये क्या है? लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या चीज होती है यार, coiling structure है. हाँ, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी वायर है, और आपने इस वायर को बना दिया क्या एक बंडल, तो यहाँ पर आपने वायर को ऐसे ऐसे कर डाला बहुत, कॉइल के ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं क्या कॉइल। एक वायर को आपने सपोज इतनी थिकनेस में पूरा वायर ऐसे रैप करके रख दिया, उसे क्या बोलते हैं कॉइल कॉइल। Coil. दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, वायर्स को ऐसा सिस्टमैटिक, ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि एक वायर के बगल में एक वायर रहे, हाँ हाँ आप समझ गए, हाँ सर वो इसे तो बोलते हैं सोलेनॉइड। सर ये स्प्रिंग जैसा है ना। स्प्रिंग जैसा, एग्जैक्टली स्प्रिंग जैसा हो गया ये सोलेनॉइड, और ये जो बंडल जैसा हो गया ये कॉइल। कॉइल। बताओ समझा कि नहीं यार सबको। हाँ तो स्प्रिंग जैसा जो सेटअप एकदम पास पास बनेगा उसे बोलेंगे सोलेनॉइड। तो याद है मैंने समझाया था आपको कि सोलेनॉइड में क्या करना है, सोलेनॉइड में समझना है
लेट्स से मैंने ये एक सोलेनॉइड ऐसे बनाया हुआ है। अब देखो सोलेनॉइड में फिगर ड्रॉ करने का फर्क पड़ेगा। मैंने जो फिगर बनाया हुआ है वो एनसीईआरटी से डिफरेंट बनाया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में कैसा फिगर बनाया हुआ है, उसमें वायर ऐसे आई है और उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, ये बाहर आई हुई है और फिर ये वायर ऐसे किसी चीज में ऐसे अंदर गई हुई है। समझा कि नहीं? इस तरीके से एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है फिगर। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ ये वायर एग्जैक्टली क्या हो रही है, ऐसे घूम के आ रही है, घूम के अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। ये जो डॉटेड बना रहा हूँ ये अंदर जा एक्चुअली रही है। अंदर जा रही है। समझ आया या नहीं? हम्म, तो एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसे बनाया हुआ है एग्जैक्टली। तो अब बताओ, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखूंगा यहाँ से, तो करंट ऐसे आ रही है और फिर ऐसे अंदर जा रही है ना। हाँ इसका मतलब ये किस टाइप की करंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ये। क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज किस साइड से? इस साइड से देखने में क्लॉकवाइज दिखेगी ना। हाँ हाँ, अगर मैं इधर लेफ्ट से, से लेफ्ट देखूं, साइड से राइट साइड से देखूं तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज Anti-clockwise. लगेंगी। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इधर आएगी और फिर वापस से उससे बाहर आएगी। क्लियर? पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मैं डिफरेंस डायरेक्शन आएगा। देखूं तो क्या हो जाएगी, अगर मैं राइट हैंड यूज करता हूँ ना तो मैं किस तरफ से देखूंगा, राइट साइड से। तो राइट Out साइड से of अगर the मैं plane. एंटी क्लॉकवाइज बनाऊं तो किस तरफ थंब आएगा, इस तरफ ना। आओ, इधर इधर डायरेक्शन सर्किल में अगर है रिंग, अगर करंट ऐसे है, कैसी है करंट, एंटी क्लॉकवाइज, मैं राइट साइड से देख रहा हूं। अगर करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इधर बाहर की तरफ। क्लियर ना? राइट हैंड हाँ, आउट ऑफ द आप प्लेन। के एनसीईआरटी में ये वाला फिगर बना है। समझा कि नहीं सबको? हाँ हाँ। सर, फिर आपने बनाया वो डिफरेंट है क्या? हाँ वो डिफरेंट है, मैं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक पाइप यूज कर दिया ऐसे। वो ऐसे और गोल गोल किया, वो हाँ, लिखा। और पाइप के थ्रू ऐसे समझाया है ऐसे। हाँ समझा ना? इसका मतलब ये वायर ऐसे पीछे जा रही है और ऐसे एंटी हाँ, वो क्लॉकवाइज दिख नहीं जा रहा रही है लेकिन। वो दिख नहीं रहा। तो आपके में फिगर यूज किया ये वाला कि यहाँ से ऐसे वायर दिख रही है, बैटरी से कनेक्ट किया है ऐसे, ठीक है, और ऐसे वायर यहाँ से स्टार्ट हुई है। समझ आया कि नहीं? तो हाँ। राइट साइड से देखने में कैसी दिखेगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बनाया हुआ है, देखे, मैंने बीच में ऐसा कुछ पाइप नहीं रखा हुआ है, तो मैंने स्प्रिंग को ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है। ये वायर आई है और ऐसे अंदर गई है और फिर बाहर आई है। तो हमारे अकॉर्डिंग करंट कैसी है यहाँ पर, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से देखेंगे तो देखने में, क्लॉकवाइज, राइट साइड से तो एंटी राइट, क्लॉकवाइज। ना राइट साइड से देखो, पहले ये इन जाएगा, ये इन है और ये आउट है। Right side से clockwise. एग्जैक्टली राइट साइड से कैसी दिखेगी आपको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज दिखेगी मतलब राइट साइड से आपको ऐसा दिखेगा रिंग, ऐसी करंट जा रही है। क्लियर? अगर ऐसी जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ये तरफ। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों यूज किया है, क्योंकि जनरली जब आप 12th में आओगे तब आपको सोलेनॉइड ऐसे बना होगा। पता नहीं 10th वाली एनसीईआरटी में क्यों उन्होंने इस तरफ बना दिया है, मे बी बिकॉज बीच में वो पाइप यूज किया इसलिए। समझा ना? आपको टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि एग्जैक्टली आपको राइट साइड से कैसी दिखने वाली है करंट। समझा कि नहीं? तो हमेशा कैसे ध्यान देना है, राइट साइड से। एज पर आवर क्वेश्चन, करंट पहले अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, तो अंदर जाके ऐसे बाहर आ रही है, मतलब आपको राइट साइड से देखने में क्लॉकवाइज दिखेगी। और अगर क्लॉकवाइज दिखेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड में आएगा। देन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में फिगर में करंट को नीचे से ऐसे ज्वाइन करता है, तब आपको देखना पड़ेगा कि फिगर कैसा बन रहा है। तो अगर ऐसे गई वायर और वायर को ऐसे ड्रॉ किया है, मतलब पहले इन जा रही है फिर बाहर आ रही है ना। हाँ, मतलब राइट साइड से एंटी दिखेंगे। एग्जैक्टली तो अगर ऐसे गया और राइट साइड से आप देखोगे तो क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर। समझा या नहीं? हाँ।
तो 12th में हमारे हम्म। ये दो टाइप से सोलेनॉइड्स को बनाया जाता है, ऊपर तरफ से या फिर नीचे तरफ से। क्लियर? हाँ हाँ सर। ओके, तो हमने ये देख लिया कि सोलेनॉइड की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। होता ये है कि जब ऐसे बहुत सारे रिंग्स को पास में लेके आते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे रिंग्स को पास में लेके आते हैं, तो इनके ये जो ऊपर वाले ये रिंग है ना, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर Oppose देते हैं, नलीफाई। अपोज कर देते हैं। जबकि मैंने बताया था कि जो अंदर के रिंग्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एड अप होते हैं। add up, अंदर सारी फील्ड ऐड होती जाती है, जबकि बाहर nullify. कैंसिल हो जाती है। तो सोलेनॉइड इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, देखना क्या चीज देखने को मिलेगी सोलेनॉइड में। जबकि मुझे पता है कि रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड है, इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑल अराउंड है, लेकिन अगर मैं बहुत सारी रिंग्स को पास पास लगा देता हूं तो ये पूरी ऊपर वाली फील्ड क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल। Zero. नेग्लिजिबल, कैंसिल हो जाती है। सिर्फ कहाँ की फील्ड बचती है, बीच की. इनसाइड वाली। तो ये तो बहुत काम की चीज हो गई ना यार। इसका मतलब वो जो ऊपर का रिंग है निकालने का सवाल ही नहीं आया। उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बाहर पकड़े भी रहोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझा ना? हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर थी कि अगर मैं सोलेनॉइड की क्या बनाऊं, मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, तो ये जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से ड्रॉ की है, ये क्या है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो, जस्ट जो सोलेनॉइड के बाहर का स्ट्रक्चर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। अप्रोक्सीमेटली 0। क्लियर? जबकि इनसाइड सारी ऐड हो रही है, तो इनसाइड सारे ही पॉइंट्स पर कोई सा भी पॉइंट पिक करो, कोई सा भी पॉइंट पिक करो, सब पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इक्वल होगी। सेम। मतलब अपन को थीटा बीटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी सोलेनॉइड के अंदर पॉइंट लो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इक्वल Same. आएगी। तो एक ही फॉर्मूला हमें पढ़ना है। अच्छा, जरा बात करते हैं ये लास्ट वाली रिंग के साथ क्या होगा। लास्ट वाली रिंग के साथ क्या होगा, समझे? ये जो लास्ट में रिंग पड़ेगी ना, इसकी ये तरफ अगर रिंग मैं देख रहा हूँ, लेट्स से मैं इधर की रिंग्स बना रहा हूँ, तो यार इधर की फील्ड कैंसिल होगी ना, इधर वाली कैंसिल होगी क्या, नहीं. 50% फील्ड इधर बच जाती है, हाँ। क्योंकि कैंसिल तो इधर वाली होगी ना, नेक्स्ट रिंग वाली। इसका मतलब ये जो एंड पॉइंट होता है, क्या एंड पॉइंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सीधा ड्रॉप होके हाँ। कितनी बचती है, 50%। 50%। तो देखें यहाँ पर दो काम की बातें लर्न करने वाली है। नंबर 1, इनसाइड द सोलेनॉइड सेम। क्या लाइन है, इनसाइड द सोलेनॉइड एट ऑल पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। जबकि एंड पॉइंट पर बी एट एंड पॉइंट क्या होती है, B inside the half. इनसाइड का हाफ बचती है। तो इनसाइड का फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। सर क्या है मतलब बी इसमें इनसाइड, तो के भी नहीं आया। हाँ इसमें के नहीं आया, पाई वगैरह सारा कुछ कैंसिल आउट हुआ है। क्या आता है फाइनली, म्यू एन आई। म्यू एन आर। तो अब पॉइंट आएगा कि म्यू की वैल्यू अगर आपको सोचनी है तो टेंशन नहीं लेना, म्यू की वैल्यू होगी 10⁻⁻7 into 4 4 pi. वो के वैल्यू 4 से pi. डिराइव कर देंगे। ठीक है, यूजुअली आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत कम क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस शीट में अपन लोग सॉल्व करेंगे अभी कि म्यू की वैल्यू रखनी पड़े। तो नंबर 1 समझ आया। हाँ। नंबर सर 2, लेकिन वैल्यू रखना न रखना वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ना। एग्जैक्टली वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे है। नंबर 2, एन। ये एन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एन बताता है कि आपने कितना कॉम्पैक्ट सोलेनॉइड बनाया है। क्या है एन, बताओ, रीड करो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये हुआ यानी 1 मीटर की लेंथ में हमने कितनी बार उसे टर्न किया। एग्जैक्टली 1 मीटर की लेंथ में आपने कितने टर्न्स ले लिए हैं। तो अगर आपने थोड़ा दूर दूर ऐसे स्पेसिंग की है, सपोज 1 मीटर में मैंने 200 लिए हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200.
सपोज 1 मीटर में मैंने लिए हैं 400, तो n की वैल्यू 400। बट याद रखना इतना सिंपल नहीं देगा, आपको देगा ऐसे 20 सेंटीमीटर में 400 है, 20 सेंटीमीटर में 400 है, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है? 2000 बहुत बड़ा यार, समझा क्या सभी को? into हाँ। 5। हाँ क्योंकि सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, बिकॉज 20 सेंटीमीटर में कितने हैं? 400। सो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 2000। 2000। 5 का मल्टीप्लाई करना है, ओके ना? हाँ अच्छा, तो अगर कभी आपको ऐसे ये n निकालना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, बस याद रखना है कि लेंथ का यूनिट किसमें होना चाहिए? मीटर। तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि 20 सेंटीमीटर में कितने हैं? 400। 400 है। तो n का आंसर आएगा 400 डिवाइड बाई 20। ये करेंगे क्या? नहीं। नहीं मीटर में क्या होगा? गलत होगा, 0.2। 0.2। आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। समझा कि नहीं? n कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ n Yeah. को सिंपल लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन जो भी लेंथ गिवन है, बस लेंथ को किसमें रखना है? मीटर्स में। क्लियर है ना यार सभी को? लास्ट में आए तो डिपेंड ही करेगा हाँ कि जो देगा वो। कितना। तो सॉलिनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है। इसलिए आपको याद है मैंने बताया था कि कॉमर्शियल मैग्नेट कैसे बनते हैं। तो कॉमर्शियल मैग्नेट एक्चुअली बड़े बड़े सॉलिनॉइड्स के अंदर ही रखते हैं। आप किसी भी मूवीज में देखोगे ना, अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको इनसाइड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो हमेशा सॉलिनॉइड टाइप की कॉइल ही यूज की जाती है। और अंदर रख दिए क्या? स्टील। क्या रख दिया? स्टील। अब इसमें करंट फ्लो कराएंगे ज्यादा अमाउंट की, वो थोड़ी देर बाद परमानेंटली क्या बन जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे अपन उसके सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे। समझा ना? हाँ ठीक है, तो आगे सोलेनॉइड आपको क्लियर होगा। तो सोलेनॉइड कैसे निकालेंगे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सपोज 500 टर्न्स इन 40 सेंटीमीटर, तो n कैसे निकालेंगे? 500 बाई 40? नहीं, ये किस में रखना है? मीटर्स में। मीटर्स में। तो टोटल आ गया 1250 टर्न्स पर मीटर। ओके। हाँ सर इतने ज्यादा हो सकते हैं। अरे यार 1 मीटर में बहुत हो सकते हैं। अभी आपने एक चीज नोटिस नहीं की ना, कितने भी ज्यादा टर्न्स बना सकते हो आप। हाँ अच्छा छोड़ो, रेडियस छोटा रखेंगे तो ज्यादा बनेंगे। एग्जैक्टली समझ गए। क्या करते हैं? वायर को थिन रखते जाते हैं। आपने कभी कभी कोई छोटी सी मोटर वगैरह देखी है? ऐसे पहले के टाइम पे वो कार वगैरह रहती थी ना, टॉय कार जो होती है, हाँ उसमें एक छोटी मोटर रहती है। आप देखना उसमें ऐसे कॉपर की वायरिंग होती है। आपने देखा है वो वायर कितना थिन रहता है? हाँ वो एक बार टूट गया था ना तब। हाँ, वो पता है थिन क्यों रखते हैं? क्या बढ़ पाए वहां पर? एन। नंबर ऑफ टर्न्स। फिर पॉइंट ये कि और थिन क्यों नहीं कर देते? बेटा कैलकुलेशन करके करते हैं। ज्यादा थिन कर दिया और आई स्क्वायर आर से उसमें हीट जनरेट होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मन कर गया तो आपने इनफाइनाइट मतलब एकदम थिन कर दिया। हर चीज को कैलकुलेट करके करा लिमिट है जाता है। ना इधर से लिमिट उधर। है। एन को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते वरना फिर वायर ब्रेक होने लग जाएगी ड्यू टू इट्स ओन हीट। ओके ठीक है, चले। तो आई गेस आप समझ गए। यहाँ पर मैंने ये समझाया है कि सोलेनॉइड को ऐसा गलत नहीं ले लेना है। यहाँ पर वायर को ऐसे बहुत सारा बंडल करके रख दिया तो क्या ये सोलेनॉइड बन गया? वो तो कॉइल है। नो। कॉइल है। तो देखना क्या फर्क पड़ेगा। एक सिंगल लूप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर नॉट पे आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब आपने ऐसे बहुत सारे वायर्स रख दिए, n लूप्स हैं मतलब बन उसमें, ही गया ना फॉर्मूला। तो क्या हो गया? n टाइम्स ऑफ 2 पाई r। ये करेक्ट आंसर है। सोलेनॉइड नहीं लगाने लग जाना है म्यू नॉट एन आई हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में n लूप्स दिया है। हाँ समझा ना? n लूप के लिए लेंथ जरूरी है देना कि ये n लूप कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है। समझा? हाँ अगर लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा है मतलब क्वेश्चन सोलेनॉइड का नहीं कॉइल है। का है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला n लूप्स पर
50 सेंटीमीटर है, मतलब समझ जाओ पक्का ये कॉइल नहीं क्या है, सोलेनॉइड है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर लेंथ यूज कर लिया ना तो सोलेनॉइड बन गया। समझा कि नहीं? यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हुआ बताए? टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ, n टाइम्स म्यू नॉट n आई बाय म्यू नॉट आई बाय 2r। क्लियर? अच्छा, एक और स्ट्रक्चर होता है, ये जो सोलेनॉइड है ना, उसको गोल गोल इसको गोल बेंड करा दिया हमने, इसको क्या करा दिया, ऐसे सर्किल के फॉर्म में बेंड करा दिया। अरे याद है ना, पहले हमने स्ट्रेट वायर पढ़ा, इस वायर हाँ। को सर्कुलर कर दिया बेंड करा के सर्किल कर दिया। वैसे ही हमने क्या पढ़ा पहले, सोलेनॉइड को। और सोलेनॉइड को क्या करा देंगे, बेंड करा देंगे। तो जो बेंड करा के स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड। टोरॉइड। सोलेनॉइड का भाई। टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला नहीं बदला अभी, फॉर्मूला नहीं बदला, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसके एप्लीकेशंस चेंज हो गए हैं, पैटर्न अभी भी वही है। ओके, बट एक चीज समझना कि ऐसा लगा करता है कि ऐसे रिंग के सर्किल पे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती थी ना सेंटर पे, हाँ। इसमें यहाँ नहीं पर होती। कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यार सोलेनॉइड के ऊपर और नहीं। नीचे नहीं होती ना, और ये तो हाँ। सोलेनॉइड को ही अंदर ऐसे से- घुमा के बना रहे हैं ना। समझा कि नहीं? हाँ। अच्छा, टोरॉइड की एक खास बात ये है कि आपको नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ नहीं देता। क्यों? Okay. क्योंकि ये तो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है ना, हाँ। ये क्या है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसके लूप कहीं पे जाके तो खत्म करोगे ही ना। हाँ। सोलेनॉइड को तो ऐसे बनाते चले जाओ कितने भी, इसको तो एंड करना पड़ेगा। तो इसके में नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ नहीं देता, डायरेक्टली क्या दे देता है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स। क्या दे देता है, नंबर ऑफ लूप। टोटल। तो अगर मैं बात करूं तो आउट फील्ड जीरो, इन फील्ड जीरो, सिर्फ इनसाइड द कोर, इसे क्या बोलते हैं, कोर। इनसाइड द कोर आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई। सिर्फ एन यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या यूज Capital. करते हैं, क्वेश्चन में दे देता है कैपिटल एन आई। अच्छा, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि ये रखना तो हमें कैपिटल एन बाई एल है ना, और इस बार एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 2 पाई r। 2 पाई आर। समझा ना? तो इस बार क्वेश्चन में अलग अलग देता है क्या, कि कितनी रेडियस का टोरॉइड है और उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स पूरे यूनिट लेंथ नहीं बोलता है, पर मुझे पता है कि ये होता एन बाई एल ही है। इस बार एल की जगह बस 2 पाई आर लिखना है। हाँ क्लैरिटी है या नहीं? हाँ हाँ है। तो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, जबकि फॉर्मूले में ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, आपको माइंड में यही रखना है, आपको माइंड में क्या रखना है कि इस स्मॉल एन को ही टोरॉइड के केस में क्या लिखते हैं, N N upon by 2 2 pi r। pi r. पक्का ना, टोरॉइड ओके है? हाँ। ठीक है, चले तो अपन देख लेते हैं टोरॉइड के फॉर्मूले को, यहाँ पर हमने लर्न कर लिया। वही है। तो ये एलिमेंट्स ही हमारे मतलब उसमें क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्या क्या एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं फिर से देखते हैं, फाइनल समरी कर लेते हैं। नंबर 1, फील्ड ड्यू टू चार्ज। चार्ज। नंबर 2, वायर। Due to Wire. वायर। थर्ड, सोलेनॉइड सर्कुलर आर्क। आर्क। फिर इसमें बहुत सारे केसेस हैं, हाँ सेमी एंगल इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाला, Semi infinite. सेमी वाला। इसमें भी 3 केसेस हैं, थीटा वाला, सेमी सर्कल वाला और फुल सर्कल वाला। फिर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत ही सिंपल, क्या, सोलेनॉइड। Solenoid. सोलेनॉइड एंड Toroid. ये पक्का ऑल 5 क्लियर रहेंगे। शीट सॉल्विंग में आपको पूरा हेल्प मिलेगा ये अगर याद रहेंगे। ओके, हाँ। डन ना? हाँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बी सॉल्व करना। क्या पढ़ा है हमने, बी सॉल्व करना, मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करके निकालना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया,
तो उसको क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, समझा या नहीं? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, दो चीजों से डिफाइन होगा, इधर चार्ज या फिर करंट। करंट। तो एनसीईआरटी में ये सेक्शन नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है क्या कि बी कैसे निकालते हैं, ये सेक्शन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में सीधा कौन सा सेक्शन है कि बी गिवन है, अब आप बताओ चार्ज या करंट को क्या प्रॉब्लम फेस होगी। तो मुझे बीच में पता है क्या इनको डेफिनेटली क्या फील होगा, एक फोर्स। फोर्स, वो फोर्स हमें समझना है। ओके, तो पैटर्न समझ आया कि क्या सेक्शन एनसीईआरटी में मिस किया है, 10th में नहीं रखा है। मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं, ठीक है ना? सीधे क्या निकाला है उसमें कि मैग्नेटिक फील्ड नोन है, और सीधे क्या निकालो आप, चार्ज या करंट पर करंट फोर्स निकाल। फोर्स निकालो। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं अब, फोर्स। फोर्स। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, Forces due to magnetic field. तो नंबर 1 पहले किस पे फोर्स चेक करेंगे, Moving सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे। सेम ऑर्डर। पहले चार्ज पे फोर्स फील करेंगे, कैसे फोर्स निकालना है। तो हमेशा दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, नंबर 1 फोर्स का मैग्नीट्यूड, और फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगेगा और डायरेक्शन कैसे होगी। तो चलें समझते हैं। क्या एक मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है, क्यू क्यू वी वी बी बी साइन थीटा। साइन थीटा। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अगर एक चार्ज की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करने का ट्राई करूं, तो आपको याद है क्या फॉर्मूला, बताए, मैग्नेटिक ये फील्ड क्यू वी साइन थीटा आर। ये थी किसी चार्ज से डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। बट अब मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि वो किसी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, समझा कि नहीं? तो इसका मतलब ये चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे याद करने हैं। ये क्या और कॉम्प्लेक्स है ऐसे, मतलब सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं, तो मल्टीपल टाइम आपको लर्न करना है। एक 4-5 टाइम्स लर्न किया ना तो लर्न हो जाते हैं। तो क्या फॉर्मूला हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये चीजों पे। क्लियर? अच्छा, तो डायरेक्शन में बाद में समझाऊंगा, पहले मैं समझ लेता हूँ। सोचो चार्ज ही नहीं है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, क्या है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल का नाम बताएगा, नॉन न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन। वेरी गुड है, न्यूट्रॉन। क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खास बात क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दोगे तो क्या कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। सीधा निकल जाएगा। मतलब अगर मैं सोचूं कि ये मेरे दोनों हैंड्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर से एक न्यूट्रॉन को थ्रो करूंगा ना, तो वो तुरंत स्ट्रेट इसके पास पहुंच जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझा या नहीं? Yes. ओके, नंबर 2, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज तो होगा, स्पीड 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, घुमाएंगे ही नहीं। ये प्लेट मतलब है, reciprocal. एग्जैक्टली ये प्लेट है और बीच में चार्ज छोड़ दिया, वो गिर जाएगा बेटा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में उसे फोर्स लगेगा क्या, कुछ नहीं। समझा ना? तो V0 तो भी फोर्स 0। नंबर 3, 0. अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स की बात ही खत्म। क्लियर? मतलब V0 कर दिए तो बात स्टोरी खत्म ना, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है आपके पास, और आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फोर्स निकालो, कहां से मैग्नेटिक फोर्स आएगा, नहीं आएगा। थर्ड यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है, एक ही लाइन में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ नहीं 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 नहीं, और अच्छे से समझेंगे। पहले सही है आइडिया तुम्हारा, थीटा दो केसेस में हो सकता है। थीटा अगर 0 है या 180 है तो आंसर क्या आएगा इसका, 0।
जबकि 90 के लिए क्या आएगा आंसर? मैक्स, Maximum. मैक्सिमम। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज को भी आपने इधर ही थ्रो किया तो कुछ फोर्स लगेगा क्या? नहीं। नहीं. अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, चार्ज को उल्टा थ्रो किया, कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर या किसी एंगल पर होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैंने इसे थ्रो किया है तो फोर्स तब कैलकुलेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब इधर इन होगी या फिर Out of the होगी। way. समझ आए या नहीं सारे केसेस? ठीक है, इनको मैंने लिख दिया है आगे नोट्स में, तो टेंशन नहीं लेना है। मैग्नीट्यूड के बारे में आई गेस सबको समझ में आ गया ना? तो ये एक प्लस चार्ज है, आगे की तरफ थ्रो किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो डेफिनेटली फोर्स आएगा या नहीं आएगा? क्या आएगा। आएगा? QVB साइन थीटा तो 90 डिग्री की वजह से क्या हो गया? 1 1 हो गया. अच्छा, तो मैग्नीट्यूड में डाउट क्या किसी को? नहीं। No sir. नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखेंगे हम? डायरेक्शन। Direction. तो अब यहाँ पर काम की चीज आती है क्या? पाम रूल। Palm rule. पाम रूल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, काम बन जाएगा। क्या समझाया था? थंब किस तरफ होना चाहिए? करंट। करंट Current की तरफ। फिंगर्स थी जिस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करनी थी उसकी तरफ। क्या अभी हमें फील्ड फाइंड करनी है क्या? नहीं। No sir. फील्ड पता है तो फील्ड की तरफ फिंगर्स रखेंगे। और क्या अननोन है? फोर्स। तो फोर्स कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर Palm की तरफ. परपेंडिकुलर। टू द पाम। तो अभी देखना क्या होगा इस फिगर में, समझना। इस फिगर में प्लस चार्ज जिस तरफ जा रहा होगा, करंट भी तो उधर ही जा रही होगी ना। तो करंट किधर जा रही होगी? आगे की तरफ। क्लियर है या नहीं? हाँ। करंट जा रही होगी आगे की तरफ। अब राइट हैंड यूज करो। अगर मैं अपने पाम को, थंब को रखूं किस तरफ? करंट की तरफ। और मुझे फिंगर्स कहाँ रखनी है? इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? इनटू द प्लेन ना। इनटू। तो हमेशा जो आंसर होगा वो करंट के परपेंडिकुलर रहेगा। बस फर्क ये होगा इस तरफ या इस तरफ, वो चेक करेंगे पाम से। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू है तो परपेंडिकुलर टू पाम किस तरफ रहेगा? इस तरफ। समझा या नहीं? हाँ। तो ये Yes, डायरेक्शन sir. हो गई किसकी? फोर्स की। Force की. क्लियर हुआ यार सभी को? तो पाम रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चले एक दो केसेस और देख लेते हैं, इतनी जल्दी नहीं, आराम से एक दो केसेस देखते हैं और डिटेल्स से देखते हैं। सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउट ऑफ द प्लेन। अब बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? सोचिए। थंब करंट की तरफ, फिंगर्स इनटू द प्लेन। करूं क्या अब? नहीं. नहीं, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब कहाँ आएगा फोर्स? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउन। Downward. डाउनवर्ड। समझा या नहीं? Yes sir. ओके। तो पाम रूल की तरह हम काम करेंगे, बट याद रखना है इन केस ऑफ चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन में है, सही है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फिर उल्टा होगी ना करंट। हाँ। तो हम क्या करते हैं ये याद रखेंगे, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पाम रूल जैसा आंसर आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पाम रूल का उल्टा। मतलब अगर मैं बोल उल्टा देता कि यहाँ पर आगे की तरफ कौन मूव कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो पाम रूल से आंसर क्या है? डाउनवर्ड। Upward. तो रियल में फोर्स कैसा लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? Upward. अपवर्ड। समझा या नहीं? हाँ। तो नेगेटिव साइन के साथ केयरफुल रहना, मैं गारंटी दे रहा हूँ टेस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिस्टेक होगी सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से। आप केयरफुल रहेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन वर्ड आ जाए तुरंत केयरफुल। पाम रूल का उल्टा आंसर आएगा वहां पर। ओके चले, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्टेप वाइज। नंबर 1, अगर रेस्ट पे है तो फोर्स क्या होगा?
0 खत्म। 0, क्योंकि v 0 हो गया। अगर एंगल थीटा ही 0 है तब भी फोर्स 0 0 होगा। थीटा 180 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब भी 0 0 होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में। राइट हैंड पाम रूल में थंब को रखते हैं करंट की करंट तरफ, की जो कि क्या है? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट। अपोजिट रखेंगे। अब मैंने राइट हैंड पाम का यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, तो ये अगर थंब इस तरफ है, फिंगर सिर्फ इस तरफ है, इसका मतलब पाम ऐसे फ्लैट रखा हुआ है सरफेस पे, तो आपको जो दिख रहा होगा वो परपेंडिकुलर आउट दिख रहा होगा। समझा कि नहीं? ये राइट हैंड पाम। हाँ। तो फिंगर्स को रखेंगे किसकी तरफ? टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर टू पाम क्या आंसर देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो स्टेप वाइज समझ लेते हैं पाम रूल को। सपोज पहला पार्ट देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन समझे। पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मतलब पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? एक्स की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किसके तरफ है? y वाई की तरफ। तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? डेफिनेटली दोनों तीनों लोग परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज याद रखना। V, B एंड f F तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आंसर पक्का आएगा इधर Z या फिर minus माइनस जेड। तो चलो जल्दी से पाम रूल में चेक करें। पाम रूल के अकॉर्डिंग देखो, राइट हैंड की पाम का थंब रखो इस तरफ, फिंगर्स ऊपर की तरफ। परपेंडिकुलर आउट आएगा या इन? आउट आएगा। out आउट। तो आउट आए इसका Z। मतलब किस तरफ है? जेड की तरफ। Z की तरफ। समझा ना? चलो अब उल्टा कर देते हैं। अब सिचुएशन चेंज करते हैं। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? Z की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? X की तरफ। अब जरा पाम रूल लगाकर चेक करो, आंसर प्लस वाई आएगा या माइनस वाई? माइनस वाई है। सोचें, आपको थंब रखना है, राइट हैंड यूज करना है, थंब रखना है इस तरफ। अगर आप थंब इस तरफ राइट हैंड का रख दोगे तो फिंगर्स इस तरफ रखोगे तो पाम कैसी दिखेगी आपको? अपवर्ड दिखेगी ना यार। हाँ फिंगर्स को बी तक की तरफ रखने का ट्राई करो, ऐसा फ्लैट ऐसे रखो। हाँ। तो बी आउट है, फिंगर्स इधर है, तो परपेंडिकुलर किधर आएगा? ऊपर। अपवर्ड साइड। आएगा ना। तो कौन सा वाई करेक्ट है? पॉजिटिव। प्लस वाई। पॉजिटिव वाई। समझा? चले और थोड़े से देख लेते हैं कुछ। सपोज स्पीड है किस तरफ? वाई की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स की तरफ। अब बताओ फोर्स किस अंदर तरफ होगा? अंदर आएगा जेड। पक्का? निगेटिव। थंब की तरफ वाई, फिंगर्स की तरफ एक्स, तो कहाँ आएगा अंदर। परपेंडिकुलर? इनटू द प्लेन। समझा कि नहीं? हाँ। तो फोर्स किस Yes, तरफ sir. आएगा? अंदर माइनस जेड। मुझे लगता है क्लियर होगा ये चीजें। पक्का? हाँ। ये तीनों केसेस यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, तीनों केसेस यहाँ पर बना दिए हुए हैं। ठीक है ना? इस केस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेट जा रहा है और ये परपेंडिकुलर फोर्स इस तरफ लगेगा, क्यों? क्योंकि थंब ये डायरेक्शन में, फिंगर्स इनटू द प्लेन, फोर्स परपेंडिकुलर। समझा ना? तो बताएं क्लैरिटी है या नहीं रिलेटेड टू फोर्स ऑन अ चार्ज या फिर करंट? हाँ सर। ठीक है, एक चीज ये जरूर ध्यान देना कि फोर्स हमेशा क्या रहेगा? V और B के दोनों के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमें ध्यान देना है इस चीज का। लेकिन जो बुक्स में होता है, मैंने अभी भी बताया कि पाम रूल ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो बुक्स में कौन सा रूल यूज करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको एग्जाम के पर्पज से इसे याद रखना है, लेकिन मेन क्वेश्चन सॉल्विंग की वजह से क्या रहेगा? राइट हैंड राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल बेस्ट रहेगा।
बट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सुन लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बुक में है, एनसीईआरटी में है। इसमें क्या करता है, लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करता है 3 फिंगर्स को, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर ना? ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी क्या यूज करता है कि थंब में क्या आता है फाइनली, फोर्स। हमें करना क्या है, जो मिडिल फिंगर है वो किस तरफ पे करनी है, चार्ज की मोशन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज, और 4 फिंगर किस तरफ, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो तीनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज देखना राइट हैंड पाम से आती है। कैसे? आप लेफ्ट हैंड में देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो मैंने राइट हैंड का पाम यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो देखो ये चार्ज मतलब थंब हुआ ना हमारा, और परपेंडिकुलर टू खत्म पाम हो क्या गया। आया, ये। तो अगर कभी भूल जाए तो आप याद रखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को राइट हैंड पाम रूल से भी। ओके, जस्ट मिनट एवरीवन, होल्ड ऑन। ओके, हाँ बताएं, क्लियर है या नहीं दोनों चीजें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? हाँ ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लर्न करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग में कभी भी यूज नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग में हमेशा क्या यूज करो, पाम रूल। ठीक है, ओके, बट लर्न होना चाहिए क्योंकि पक्का पूछेगा कि इन लेफ्ट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रखते हैं, तो कहाँ पर होगा, इंडेक्स फिंगर, 4 फिंगर। इंडेक्स फिंगर 4 फिंगर। ठीक है ना? तो ये चीजें थोड़ी सी आपको माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, कंडक्टर। फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहला पार्ट हमने क्या देखा था, फोर्स ऑन अ चार्ज। क्या फॉर्मूला था, QVB साइन थीटा। sin थीटा। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने नोटिस नहीं किया, एक चीज हमने क्या नहीं ध्यान दिया कि ये जो चार्ज है ना, इस पे फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे, तो क्या ये स्ट्रेट जा पाएगा क्या बाद में, सोचो। एक पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है और आपने कहा सर इस पे कोई फोर्स लगने लगा नीचे की तरफ, तो क्या स्ट्रेट तो जा थोड़ा पाएगा क्या, ऐसा डेविएट होगा। डेविएट होगा। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डेविएट होगा। अब जब ये डेविएट होगा तो फोर्स का क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर। फोर्स ऐसे लगेगा क्या, नहीं, ऐसे उसके फोर्स तो परपेंडिकुलर। हमेशा उसके परपेंडिकुलर। तो घुमाने का ट्राई करेगा। एग्जैक्टली, फोर्स उसका पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। सेंट्रीपिटल। एग्जैक्टली, तो ये फोर्स उसे कैसी मोशन करवा देगा, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन करा देगा। तो अभी आज नहीं, अभी हम पहले फोर्सेस देखेंगे चार्ज और वायर में, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक चार्ज को छोड़ दोगे तो वो कैसी मोशन करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन वहां पे हम डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी देख लेते हैं क्या फोर्सेस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर। तो स्टेप सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड ये रखी है और मान लेते हैं ये रखा है अपना क्या, कंडक्टर ऐसे। वायर। तो ये हो गई अपनी क्या, इस वायर में करंट। क्लियर? तो करंट हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, हमें पता है इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी है। एंगल है। ठीक है, और ये वायर की कोई एक लेंथ भी तो होगी ना, ये हो गई लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। अच्छे से समझेंगे, वहां पर फॉर्मूला क्या था, QVB sin थीटा। इनडायरेक्टली ये भी वही है, V को क्या लिख दिया, L/T, और Q/T क्या बन गया, I। तो याद रहेगा फॉर्मूला। L/T कैसे लिखा? अरे लिखा नहीं, ज्योमेट्रिकली बस प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ कि फॉर्मूला याद कैसे रखना है।
यूनिट वाइज समझा रहा हूँ कि v का यूनिट लेंथ अपॉन टाइम टाइप होगा ना, और q अपॉन टाइम क्या बनाएगा, हाँ करंट। तो मैं बस याद करने का पैटर्न बता रहा हूँ कि फॉर अ चार्ज क्या फॉर्मूला था, QVB sin theta. और फॉर अ वायर क्या होगा, ILB। सर यही वो तो फॉर्मूला IRB है ना, कंपनी रोड वाली। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो ये दो चीजें रहेंगी। अच्छा साइन थीटा क्या था वहां पर, थीटा क्या था, v और B का। v और b के बीच का एंगल। तो बताओ इस बार थीटा क्या होगा, किन के बीच का एंगल, I और B। i और b, समझा या नहीं। हाँ Yes sir. लेकिन बेटा इसको समझना एक बात है, लेकिन इसमें एक फैक्चुअल प्रॉब्लम है कि करंट तो हम कैसी क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, Scalar स्केलर होगा. है ना। तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो करंट की जगह हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो लेंथ है वो वेक्टर है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है आई डॉट डी एल। अभी ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसे बोलते हैं क्या, करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। ये क्या चीज है, ये है कि जब करंट को मैं किसी लेंथ के साथ लगा देता हूं तो उसे मैं एक वेक्टर क्वांटिटी बोलता हूं। तो करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर। Vector. वेक्टर। तो करंट स्केलर है, लेंथ को मैं वेक्टर बना सकता हूं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूं, और करंट को लेंथ के साथ लिख देते हैं, उसे बोलते हैं करंट एलिमेंट, और वो वेक्टर क्वांटिटी है। और उसकी डायरेक्शन किसके जैसे होती है, करंट। करंट के जैसे। तो बस करंट को लिखने का तरीका हो गया कि अगर उसे वेक्टर फॉर्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है, आप समझ गए कि ये थीटा किसके बीच का एंगल है, I और I करंट और B के. बी के बीच में। बस याद रखना है कि आई अकेले डिफाइन नहीं किया जाता, तो आई को लेंथ के साथ बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो कभी कभी कुछ बुक्स में आप देखोगे तो लिखा होता है थीटा किसके बीच एंगल है, करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने ये समझाया है क्या कि मैथमेटिकली q बाई टी पे क्या कर दो, i लिख सकते हैं, और v इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस यानी लेंथ टाइप। ये सिर्फ एक लर्न करने के लिए आइडिया बताया हुआ है। तो क्यू वी भी अगर लर्न है तो आप वहां से आई एल बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। Yes sir. एक्चुअल में थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब भी लिखा जाता है ऑफिशियली तो क्या लिखा जाता है, Current element क्लियर है ना, and magnetic. टर्म क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी कि सर ये करंट एलिमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि आई एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर है, इसलिए मैं यहाँ पर एलिमेंट के साथ ऐड करके वो बन जाती है क्या, वेक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला क्लियर रहेगा या नहीं। Yes sir. अब इस फॉर्मूले से हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे Direction. निकालनी है, palm rule। Right hand लगा palm. सकते हैं। सेम, करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर फिंगर्स, और फोर्स पाम का फोर्स परपेंडिकुलर। पाम का परपेंडिकुलर। तो अगर थंब इधर रखा, फिंगर्स इस तरफ रखने का ट्राई किया, तो परपेंडिकुलर टू पाम कहाँ आएगा, इनटू द प्लेन आएगा ना, हाँ Into the plane. इनटू द प्लेन। सर, लेकिन इन रूल्स के साथ प्रॉब्लम क्या बन रहा है कि मतलब हमारा हैंड ऐसे कौन से भी डायरेक्शन में ऐसे नहीं दे सकता ना। हाँ हाँ, तो आपको ऐसा बहुत ज्यादा Imagine हैंड करना को नहीं घुमाना है, इमेजिन करना है कि आपको हैंड के पास पेपर लेके आना है। हाँ तो मतलब ऐसे लिटरली हाथ ऐसे लेके नहीं जाना उसके पास कि ऐसे लेके गए, फील कर रहे हैं कि लेट्स फील कि हाथ ऐसे गया तो क्या आएगा, सिर्फ यही तो है, इनटू या आउट एक ही तो आंसर आएगा ना। हाँ एग्जैक्ट शेप में नहीं लेके आना, रुको रुको, थंब को ऐसे टिल्ट किया, फिंगर्स को ऐसे, शेप में नहीं लेके आना, बस फील करना है कि ठीक है थंब कुछ ऐसा है, फिंगर्स इधर है, तो इनटू या आउट, बस दो ही आंसर सोचना है। ओके, और बताता हूं, अगर आपको अपना राइट हैंड यूज करना है कभी भी, तो आप हमेशा राइट हैंड को अपने राइट साइड स्ट्रेच करके चेक करो, तब आप हर तरीके से फोल्ड कर सकते हो। अगर आप राइट हैंड को अपनी बॉडी के पास लेके आओगे तब आप फोल्ड नहीं कर पाओगे। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर, तो क्वेश्चन को राइट साइड पे रखो,
फिर फील हाँ। कर पाओगे आप, ठीक है, इजी रहेगा, हाँ रिलेटिवली इजी रहेगा। हाँ। ओके चले लास्ट समराइज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है। आंसर हमेशा कैसे निकालेंगे? राइट राइट हैंड हैंड पाम। सर, और palm अगर rule से। कभी मतलब पॉसिबल नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड से निकालेंगे और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड पाम यूज करके, हाँ हाँ ठीक है चलेगा। मतलब ट्राई करना क्वेश्चन को राइट साइड बताए तो अपनी आर्म अपनी बॉडी के राइट साइड में रखोगे तो सब पॉसिबल रहेगा। हाँ हाँ। ओके हाँ चले कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं कि कई बार अगर वायर स्ट्रेट नहीं है तो क्या करेंगे। अगर वायर स्ट्रेट नहीं है तो क्या पूरी लेंथ ले लोगे क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ लेंगे। वेरी गुड, क्योंकि एल वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं हम इसे, हाँ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव का टर्म आएगा। एल इफेक्टिव क्या होती है? स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच की लेंथ, ये पूरी वायर वाली नहीं। ओके तो एंगल भी निकालेंगे कौन सा? इस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो वाला। ओके हाँ। तो थीटा किसके बीच का एंगल होगा? एल इफेक्टिव और बी। इसका मतलब मुझे कुछ समझ में आया क्या कि अगर मैंने इसे पूरा लूप बना दिया तो एल इफेक्टिव क्या आएगा? डायमीटर। Diameter. ए यार क्या कर रहे हो यार, पूरा लूप बना दोगे तो डायमीटर होगा। इफेक्टिव 0. 0, यही स्टार्ट यही एंड। हाँ सर. तो क्या आएगा इसका मतलब? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने सेम प्लेन पे कोई भी क्लोज ज्योमेट्री रखी, 0 फोर्स क्या आएगा उस पे? 0। भूलना नहीं है भाई। सेमी सर्कल बनाया तो डायमीटर तो बन जाएगा। डायमीटर आएगा। सेमी सर्कल बनाया तो डायमीटर आएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैंने सेमी सर्कल बनाया तो क्या यूज करेंगे फिर यहाँ पर? रेडियस। डायमीटर। क्लियर है ना? तो क्या एल की वैल्यू पाई आर यूज करोगे क्या? नहीं, क्या यूज करेंगे? 2r। 2r। समझा कि नहीं? हाँ पक्का ना? हाँ। अच्छा अब थीटा के बारे में सोच लेते हैं। तो थीटा और डायरेक्शन ये सब आप समझ गए। किधर? थंब आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो फोर्स किधर लगेगा? समझा या नहीं? इसका मतलब फोर्स हमेशा लेंथ के कैसे लगता है परपेंडिकुलर। भाई? क्लियर है या नहीं ये बात? अरे ये वायर पे फोर्स किस तरफ लगेगा बताओ? कौन से? इस वायर, ये हाफ सेमी सर्कल पे। तो मैं सेमी सर्कल की जगह क्या बना लेता हूँ उसका? एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वाला एल इफेक्टिव। और एल इफेक्टिव को अगर मैंने थंब एल इफेक्टिव की तरफ किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन किया, तो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपवर्ड लगेगा ना। तो डायरेक्शन समझ में आई। और वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूले से। समझ आया या नहीं बताएं? 2IRP। फोर्स एंड डायरेक्शन दोनों चीजें समझ आई या नहीं? हाँ Yes sir. ओके समझा। ठीक है ठीक है, बाकी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एटलीस्ट दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके Yes sir. ठीक है ठीक है चलो। तो आज फिर आज या कल तक मैं प्रैक्टिस शीट देता हूँ रिलेटेड टू क्या? फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। एंड नेक्स्ट सेशन में दूंगा फाइंडिंग द फोर्स का। फोर्स। क्लियर? हाँ। ठीक है चलो ठीक है, मतलब अच्छे से शीट लर्न। वो सोलेनोइड तक का होगा। हाँ ओके ठीक है चलो ठीक है, फिर आप लोग सॉल्व करें, अच्छे से लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना, कुछ भी डाउट रहेगा तो बता देना। ओके व्हाट्सएप पे शीट में कल पोस्ट करता हूँ। ओके Okay sir. चलो ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Bye sir.